जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कन्नड़ा हॉरर मूवी के बारे में। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग एक वॉइस ओवर के साथ होती है जहाँ बताया जाता है कि पहले ज़माने में एक राजा हुआ करता था जो कि अपने राज्य में बहुत ही अच्छे से रूल करता था। जब तक वो राजा जिंदा रहता था राज्य के काफ़ी सारे लोग खुश जीते थे। लेकिन एक दिन उस राज्य में एक आदमी अपना एक सांड लेकर आया और तभी उसे अचानक पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। इसीलिए वो तुरंत उस आवाज की डायरेक्शन में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि एक अजीब तरह से काफी सारे लोग मरे पड़े होते हैं। ये देखकर वो डर जाता है और सोचता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर कैसे मारे गए। तभी वहां पर एक अनजान शक्ति आती है जो कि उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तुरंत उस आदमी की आंखें सफेद हो जाती हैं और नाक कान से उसके खून निकलने लगता है जिसका दर्द वो सह नहीं पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले दिन इस आदमी की मौत की बात पूरे राज्य में फैल जाती है और आखिरकार राजा को भी इसके बारे में पता चल जाता है। राज्य के सभी लोग डर के मारे राजा के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि आपके राज्य में लोग मर रहे हैं, इसीलिए आप ही इसका कुछ सोल्यूशन निकालो। अब ये सुनकर राजा तुरंत एक स्वामी के पास जाता है और उन्हें वो अपनी सारी परेशानी के बारे में बताता है। और स्वामी जब ये सुनते हैं तो वो वहां पर पूजा पाठ करते हैं और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि वहां पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो तुरंत उस जगह पर जाते हैं जहां पर लोग मरे थे और तभी स्वामी को दूर से एक अजीब सी भूतनी जैसी मूर्ति दिखती है। अब यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल 1942 में एक दिन अचानक राजा की मौत हो जाती है और उसका बेटा राज्य संभाल लेता है। लेकिन राजा का बेटे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए पड़ोसी राज्य के लोग ये मौका पाकर उस राज्य पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। अब ये बात जानकर युवराज सोचता है कि किसी भी तरह उन्हें रोकना होगा, नहीं तो वो उनके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद वो एक शक्तिशाली बाबा के पास जाता है और वो बाबा पूरी साधना करके एक ताकतवर मूर्ति क्रिएट करता है और उस मूर्ति को वो तुरंत उस राज्य में ले आता है। जब दुश्मन सेना राज्य पर हमला करती है तो वो मूर्ति पूरी तरह सेना को मार देती है और ये देखकर युवराज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा होता है। सेना को मारने के बाद भी उस मूर्ति की भूख खत्म नहीं होती और वो अपनी भूख मिटाने के लिए राज्य के लोगों को भी मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पूरे गांव में अकाल पड़ जाता है और आखिरकार वो मूर्ति राजा को भी मार देती है जिसने उसे बनवाया था। अब ये सारी बातें जानकर स्वामी उनको बताता है कि अगर इस मूर्ति को शांत करना है तो उन्हें एक बैल की बलि देनी होगी और बलि के बाद मूर्ति कुछ वक्त के लिए शांत हो जाएगी और यही मौका होगा कि वो उसे पकड़ेंगे और उसे पहाड़ी इलाके में जाकर छोड़ देंगे। अब प्लान के मुताबिक सारे लोग ऐसा ही करते हैं और वो वहां पे उस बैल की बलि देते हैं और मूर्ति को पहाड़ों में ले जाकर वो वहीं पर रख देते हैं और उसके बाद वो तुरंत गांव में वापस आ जाते हैं और तब से ही मूर्ति वहीं पर रही और वो गांव में लौटकर वापस नहीं आई। उसके बाद अब कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पे हमें नारायणा दिखाया जाता है। नारायणा एक रोबोट की मदद से ज्योतिषी करता था, जहाँ पर वो उस रोबोट के साथ मेले में जाता था और वहां पर अपनी ज्योतिष विद्या दिखाता था। नारायणा इस दुनिया में अकेला था क्योंकि उसकी वाइफ काफी सालों पहले मर चुकी थी, इसीलिए वो अक्सर अपनी वाइफ को याद करता रहता था और जब भी वो उसे याद करता था उसे उसकी वाइफ उसके सामने नजर आती थी जैसे कि वो अभी जिंदा हो। और जब लोग ये देखते थे कि वो हवा में बातें कर रहा है तो लोगों को लगता था कि शायद उसके पास कोई पावर्स हैं, इसीलिए लोग उसके पास ज्योतिषी के लिए आते थे। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां एक गांव के कुछ लड़के आकर बोलते हैं कि इस बार हमारे गांव में मेला लगा है और हमें परमिशन चाहिए। तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं परमिशन दे दूंगा, लेकिन वो उनके सामने एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि इस पूजा वाले मेले में किसी भी तरह के जानवर की बलि नहीं चढ़नी चाहिए और वो लड़के इंस्पेक्टर की ये कंडीशन मान जाते हैं कि उस पूजा में वो बिल्कुल भी बलि नहीं चढ़ाएंगे और इसी बिना पे उन्हें वो परमिशन मिल जाती है। उसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहाँ ये बताया जाता है कि इंस्पेक्टर ने उन्हें बलि देने से क्यों मना किया है। एक साल जब वहां पे पूजा चल रही थी तब गांव का मुखिया वहां पर आ गया था किसी जानवर की बलि देने के लिए, लेकिन तभी इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचता है और उसे ये करने से रोक देता है। लेकिन जो मुखिया होता है वो अपनी जिद पर आ जाता है और वो कहता है कि बलि देना बहुत ज्यादा जरूरी है और इंस्पेक्टर भी उतनी ही जिद से बोलता है कि बलि की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मेरे होते हुए यहाँ पर कोई भी बलि नहीं चढ़ा सकता। तभी मुखिया वहां पे इंस्पेक्टर और गांव वालों के सामने बोलता है कि अगर उसने यहाँ पर बलि नहीं चढ़ाई तो गांव पे बहुत ही बड़ा संकट आ जाएगा और बोलते हुए अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। अब ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, जहां पर अब वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पुलिस वाला ये सब बातें याद कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बार भी गांव में किसी को हार्ट अटैक आए। इधर पुलिस स्टेशन से परमिशन लेकर निकले हुए वो लड़के डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार किसी भी हालत में गांव में वो बलि जरूर चढ़ाएंगे और उन्होंने इंस्पेक्टर को एक झूठा प्रॉमिस दिया था क्योंकि वो लोग किसी भी हाल में बलि चढ़ाने वाले थे।
उसके बाद नारायणा भी उस मेले में ज्योतिष बनकर निकल पड़ता है और उसी समय मेले वाली जगह पर एक नाटक ग्रुप भी ड्रामा परफॉर्म करने के लिए वहां पर पहुंचता है। लेकिन उसी वक्त नारायणा और नाटक के लिए जा रहे लोगों के बीच छोटी सी फाइट हो जाती है और उस लड़ाई के बाद ग्रुप और नारायणा के बीच अच्छी पहचान हो जाती है। तभी नाटक का मैनेजर आकर नारायणा को देखता है और बोलता है कि हमारे नाटक में एक कैरेक्टर है जो तुम पे परफेक्टली सूट करेगा, इसीलिए अगर तुम चाहो तो हम में शामिल हो सकते हो और हमारे लिए काम कर सकते हो। ये सुन के नारायणा हैरान हो जाता है और वो अपनी तरफ देखता है और उसके बाद वो अपनी मरी हुई वाइफ की तरफ देखता है जिससे वो हमेशा बात करता रहता था। नारायणा अपनी वाइफ को इमेजिन करता है कि वो उससे कह रही है कि कोई भी उसकी ज्योतिषी पर भरोसा नहीं करता है और ये अच्छा मौका है, इसीलिए इसे हाथ से मत जाने दो। अब नारायणा जब अपनी वाइफ की बात सुनता है तो वो उस ग्रुप में शामिल हो जाता है और नाटक के कॉस्ट्यूम के साथ वो उन लोगों के साथ वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर पुलिस इंस्पेक्टर एक ऑफिसर को बुलाता है और बोलता है कि वो जो लड़के हैं वो उससे झूठ बोल कर गए थे, उसे शक है कि वो मेले में वो बलि जरूर चढ़ाएंगे, इसीलिए उन पर नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर नाटक करने वाला वो पूरा ग्रुप बस में आ रहा होता है और तभी अचानक बस पंचर हो जाती है। तभी अचानक उन्हें जंगल से जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी बस से एक आदमी नीचे उतरता है और जब वो आसपास देखता है तो वहां पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता और उसके बाद वो तुरंत पंचर को ठीक करता है और वो मेला जाने के लिए निकल जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। तब गांव के लोग उनके पास आकर बोलते हैं कि पिछले साल हम नाटक नहीं करा पाए थे, लेकिन इस साल वो नाटक जरूर होना चाहिए, इसीलिए हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। वो उनसे कहते हैं कि उन लोगों ने उनके लिए सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं और खाने से लेकर सोने तक वहां पे उनका सारा अरेंजमेंट होता है। इधर पुलिस का जो इन्फॉर्मर होता है वो भी गांव में आकर इंक्वायरी कर रहा होता है और उसे ये बात पता चल जाती है कि बलि देने वाली बात पक्की है, यानी कि वो लोग झूठ बोलकर बलि जरूर चढ़ाएंगे। लेकिन ये पता करने के बावजूद भी वो इंस्पेक्टर को इस बारे में नहीं बताता क्योंकि वो सोचता है कि जब तक उसे पूरी क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी तब तक वो इंस्पेक्टर को इस बारे में नहीं बताएगा। उसके बाद रात के 2 बजे दो पशु बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है और जब उनका मालिक ये देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तभी वहां पे मुखिया का बड़ा बेटा श्रीनिवास आता है और बोलता है कि गांव में पूजा होने वाली है और ऐसे वक्त पर ये सब नहीं होना चाहिए, तो तुरंत इन जानवरों को यहाँ से हटाओ। उसके बाद हमें मुखिया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुखिया बिस्तर पे पड़ा हुआ था और उसके वहां पर 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम श्रीनिवास होता है जिसने वहां पे मेले की जिम्मेदारी संभाल रखी थी और छोटा बेटा होता है वेंकटेश जो कि छोटा था जिस वजह से उसे कोई भी काम नहीं दिया गया था, इसीलिए वो अपने पिता के पास आता है और उससे झगड़ता है क्योंकि मेले के लिए उसे कोई भी काम नहीं दिया गया था। तभी मुखिया अपने छोटे बेटे को बोलता है कि मेले का सारा काम तुम्हारा भाई संभाल लेगा, लेकिन बलि का काम तुम ध्यान से देखना। गांव के मुखिया की एक बेटी भी होती है लेकिन वो घर वालों को बिना बताए एक दूसरे कास्ट के लड़के से सीक्रेटली प्यार करती थी। इधर पुलिस का जो इन्फॉर्मर होता है वो कंफर्म कर लेता है कि इस बार बलि जरूर चढ़ेगी और वो तुरंत इंस्पेक्टर को फोन करके बोलता है कि सर यहाँ पर पक्का हो गया है कि बलि चढ़ने वाली है, पर अगर आप भी यहाँ पर आ गए तो उनके खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला, इसलिए जब वो उसे सिग्नल देगा तभी उसे वहां पर आना है। ये सुन के इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है। इधर नारायणा सोचता है कि जब से ही वो इस गांव में आया है तब से ही सिर्फ उसे बुरे संकेत ही मिल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले बस का टायर पंक्चर हुआ और फिर उस गांव में 2 पशु मारे गए। वो सोचने लगता है कि इन लोगों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो उन लोगों से अलग हो जाता है और ज्योतिषी में वापस आ जाता है। इधर मुखिया की बेटी अपने सीक्रेट लवर रोजा से मिलती है और वो उसे बताती है कि तुम लोग कितने गंदे कपड़े पहनते हो और हम लोग हर साल मेले में अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, लेकिन हम वहां पर बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर नाटक के लिए आए हुए लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी गांव के चारों तरफ कौवे आ जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अचानक से सारे कौवे नीचे गिर के मर जाते हैं। ये देखकर नाटक करने आए लोग काफी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस गांव में चल क्या रहा है। अब अगली सुबह गांव के सारे लोग मुखिया के पास जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब गांव में क्या हो रहा है, तो कहता है कि यहाँ पर उस पूजा का मेला लगा है, इसीलिए यहाँ पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए उन्हें जल्दी से एक बैल की बलि चढ़ानी पड़ेगी, तभी ये सब रुकेगा। अब ये सारी बात सुनकर गांव वाले चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी अजीब तरीके से हंसने लगता है और बोलता है कि सबसे पहले कौवे मरते हैं और फिर जानवर मरते हैं और फिर इंसान भी मरेंगे और ऐसे ही करते करते पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ये कहकर वो एकदम अजीब तरीके से हंसने लगता है और ये सुनकर गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और कोई डिसीजन लेने लगते हैं। अब नारायणा भी सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर रहना ठीक है या नहीं और वो अपनी मर चुकी वाइफ से बात करते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन गांव के किनारे मुखिया का बेटा वेंकटेश उन सबको देखकर बोलता है कि अगर तुम सब यहाँ से चले गए तो जो लोग यहाँ पर आए हैं वो डर जाएंगे
इसीलिए वो उन सभी लोगों को पकड़ लेता है जो कि वो गांव छोड़कर जाने वाले थे, और वो उन्हें एक जगह पर बंद कर देता है। उसके बाद वेंकटेश बलि के लिए तैयार किए गए उस बैल के पास नारायणा को ले आता है, और बैल के साथ ही नारायणा को भी बांध देता है। उसके बाद नारायणा तुरंत अपने पास बंधे हुए उस बैल से बातें करने लगता है, और उससे कहता है कि तू बिल्कुल भी मत घबरा, कोई ना कोई यहाँ पर आएगा और जैसे ही मेरा हाथ खुलेगा मैं तेरी रस्सी खोल दूंगा जिससे तू यहाँ से भाग जाइयो। तो थोड़ी देर बाद 3 बच्चे नारायणा के पास आते हैं, और नारायणा बच्चों को देखकर उनसे मीठी मीठी बातें करने लगता है, और उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे हाथ की रस्सी खोल दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। वो उन्हें लालच देता है तो बच्चे लालच में आ जाते हैं, और वो उसके हाथ की रस्सी खोल देते हैं। उसके बाद नारायणा बच्चों को देखता है और उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, इसीलिए अभी तुम यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर वो उन्हें डरा के भगा देता है। उसके बाद नारायणा उस बैल के पास जाता है, और उसकी रस्सी पकड़ के वो उसे खोल देता है, जिससे कि वो बैल तुरंत वहां से भाग निकलता है। उसके बाद नारायणा वहां से बच के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसे बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है, और उसी वक्त उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। इधर जब गांव वालों को पता चलता है कि वो बैल वहां से भाग निकला है, तो सारे गांव वाले मिलकर उस बैल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन बैल उनके हाथ नहीं आता और इधर उधर भागता रहता है। उसी वक्त बैल के भागने की बात पुलिस इन्फॉर्मर को पता चल जाती है, और इन्फॉर्मर उस बैल को बचाने की कोशिश करने लगता है। इधर श्रीनिवास अपने छोटे भाई वेंकटेश को देखकर गुस्सा हो जाता है, और उसे कहता है कि तू बैल को नहीं संभाल पाया, और ये कहकर वो उसे बहुत ही बुरी तरह डांटता है। तभी इंस्पेक्टर वहां पर पहुंच जाता है, और झगड़ा कर रहे दोनों भाइयों को वो अलग कर देता है। तब श्रीनिवास और वेंकटेश को पता चलता है कि इंस्पेक्टर और इन्फॉर्मर दोनों यहाँ पर बलि रोकने के लिए आए हैं, इसीलिए वो दोनों मिलकर इंस्पेक्टर और इन्फॉर्मर को भी एक जगह पर बांध देते हैं। इधर उस नाटक के लोग नारायणा के पास आते हैं, क्योंकि नारायणा ने उन्हें बचाया होता है, और वो नारायणा से कहते हैं कि हम जब से तुम्हें मिले हैं तब से देख रहे हैं कि तुम बहुत दर्द में हो, और असल में तुम्हारी लाइफ में आखिर ऐसा क्या हुआ है। अब यहाँ पर स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ नारायणा और उसकी वाइफ दोनों खुशी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं, और जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही मर जाता है, जिसकी वजह से नारायणा और उसकी वाइफ दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इससे नारायणा की वाइफ गहरे डिप्रेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी, पर नारायणा फिर भी उसके साथ रहता था और उसका बहुत ही ख्याल रखता था। एक दिन जब नारायणा काम पर जाने के लिए बाहर निकलता है, तब उसकी वाइफ अचानक से नीचे गिर पड़ती है, और ये देखकर आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि उस लेडी की बॉडी में कुछ आ गया है, और ये सुनकर नारायणा तुरंत उसे एक पंडित जी के पास ले जाता है। पंडित जी ये देखकर वहां पर पूजा स्टार्ट करते हैं, और नारायणा की वाइफ को अचानक से जोर से झटके आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाती है। अभी देखकर नारायणा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वहां मौजूद सभी औरतों को वो डांटता है, और वो तुरंत अपनी वाइफ की बॉडी को वहां से ले जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ नारायणा ये सारी बातें उस नाटक के ग्रुप को बता रहा था। उसकी कहानी सुनकर नाटक के ग्रुप के लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, और वहीं पर नाटक के मैनेजर की एक बेटी भी होती है, जो कि नारायणा की कहानी सुनने के बाद उसे पसंद करना स्टार्ट कर देती है। इधर प्रेसिडेंट की बेटी उस प्यार करने वाले लड़के के पास जाती है, और वो लड़का उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे भी पक्का वो लोग बलि चढ़ा देंगे, इसीलिए मैं बेंगलुरु जाकर वहां पर कोचिंग ज्वाइन करूंगा। ये कहकर वो तुरंत वहां से निकल जाता है। इधर नारायणा ने फैसला कर लिया था कि वो गांव छोड़कर जाएगा, लेकिन वेंकटेश उसे रोक लेता है, और बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और नारायणा को वो जबरदस्ती अपने सामने खड़ा कर देता है। उसके बाद नारायणा को वो पूजा के पास ले जाता है, जहाँ पर नारायणा बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है, और ये देखकर नाटक कर रहे लोग समझ जाते हैं कि नारायणा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और वो उसे एक रूम में ले जाकर सुला देते हैं। इधर मुखिया की बेटी का प्यार जब गांव से बेंगलुरु जाने के लिए निकलता है, तब वेंकटेश उसे भी पकड़ लेता है, और वेंकटेश उससे बोलता है कि तू बेंगलुरु जाकर क्या ही करेगा, क्योंकि वहां पढ़ के बड़ा आदमी बनना तेरे बस की बात नहीं है। ये कहकर वो उसे बुरी तरह पीटता है और उसको बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। उसके बाद उसकी लाश के पास वहां पर उसके फैमिली मेंबर्स आते हैं और वहां पर रोने लगते हैं, लेकिन तभी मुखिया का छोटा बेटा वहां पर आ जाता है, और कहता है कि इस लाश का जल्दी से अंतिम संस्कार करो, क्योंकि पूजा स्टार्ट होने वाली है और वहां पर बलि भी चढ़ाई जाएगी। अब मुखिया की बेटी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, और वो तुरंत वहां से घर निकल जाती है। इधर नारायणा अपनी ज्योतिषी बता रहा होता है, और उसी वक्त गांव में नाटक शुरू होने वाला होता है। तभी उस आदमी के पास एक गांव का बड़ा आदमी आता है, और कुछ बातें करता हुआ उसे देखता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का छोटा बेटा बोलता है कि जब बैल की बलि दी जाती है तो उसका खून जिस भी इंसान पर गिरता है उस इंसान की भी बलि दी जाती है, यानी कि वहां पर बैल और इंसान दोनों की बलि दी जानी थी। तभी वो लोग वहां पर बैल को लाते हैं और उसकी बलि दे देते हैं, और उसका जो खून होता है वो सीधा नारायणा पे गिरता है।
यानी कि अब नारायणा की भी बलि चढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। और नारायणा को जब ये पता चलता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और वो लोग उसका पीछा करते हैं उसकी बलि चढ़ाने के लिए। तभी गाँव के सभी लोगों को एक अजीब-सी आवाज़ सुनाई देती है और तभी सबकी आँखें सफ़ेद हो जाती हैं और उनके कानों से बहुत ही खून बहने लगता है। अब यहाँ पे ये रिवील होता है कि दरअसल वो जो अजीब मूर्ति थी, वो दरअसल अब भी गाँव में ही मौजूद है। मतलब बलि देने के बाद भी उस मूर्ति की भूख शांत नहीं हुई थी और इसीलिए वो गांव के सभी लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाती है। इधर नारायणा अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसके शरीर में एक आत्मा होती है जो कि उसे एक इंसिडेंट दिखाती है। अब दोस्तों यहाँ पर पास्ट का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जिसे राजा ने पूजा करने के दौरान उस पूजा करने वाले आदमी को मूर्ति बनवाया था। वो राजा उस आदमी से पूछता है कि अगर मरने के बाद वो इस मूर्ति से बाहर निकाल दे तो उसे कोई कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर कोई भी इस मूर्ति को बाहर निकाले तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाती है और अगर इसे पूरी तरह खत्म करना है तो मेरे वंश से संबंधित कोई व्यक्ति अपनी जान की बलि देकर इस मूर्ति के सामने खुद को ही जला दे तो इसका तुरंत अंत हो जाएगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट दिखाया जाता है कि दरअसल नारायणा कोई और नहीं बल्कि उस राजा के जमाने में वो पूजा करने वाले व्यक्ति का ही वंश है। यानी कि वो ही अपने आप को जब मारेगा तभी गांव से विपदा जाएगी। और नारायणा को उस पूजा करने वाले बंदे की आत्मा ने ये विजन के जरिए बता दिया था, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही बड़ा अग्निकुंड तैयार करता है और उसके बीच में जाकर बैठकर वो जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि आखिर वो कौन है। अब एक तरफ नारायणा जल रहा होता है और दूसरी तरफ वो आत्मा भी जल रही होती है और आखिरकार जब नारायणा पूरी तरह जल जाता है तो वो आत्मा भी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसी तरह नारायण ने अपनी बलि दे दी थी और वो आत्मा मारी गई थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कोना मूवी की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।